हेलो स्टूडेंट। हम अपनी पिछली वीडियो में फ्रांस में क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार जाने। आज हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसमें जानेंगे राज्यों का बदलता हुआ स्वरूप। सबसे पहले राज्य का निर्माण हुआ, उससे पहले परिवार का निर्माण हुआ। जैसा कि अरस्तु ने कहा है, परिवार का बृहद रूप ही राज्य है। प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति का बृहद रूप ही राज्य है। इस प्रकार किसी राज्य में जब एक ही जाति, समूह, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं तो उसे हम राज्य कहते हैं। राष्ट्र जब किसी राज्य में अनेक धर्मों, समुदायों, जातियों, संस्कृति, भाषा के लोग निवास करते हैं तब हम उसे राष्ट्र कहते हैं। इस प्रकार पहले राज्य बना, फिर राज्य राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसके बाद औद्योगिकरण के बाद एक देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाया, वहाँ के संसाधनों का दोहन किया। ऐसे राज्यों को औपनिवेशिक राज्य कहा गया। राष्ट्र राज्य जब औपनिवेशिक राज्यों से लोग स्वतंत्र हुए, मुक्ति पाए और एक राज्य में अनेक धर्मों, समुदायों, जातियों, भाषाओं, संस्कृत के लोग आपस में एकता के सूत्र में बंधे, ऐसे राज्य को राष्ट्र राज्य कहा गया। प्राचीन यूरोप में हम राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया से पहले की चर्चा करते हैं। प्राचीन यूरोप में राजशाहियों, डचियों, कैंटेनों आदि ऐसे छोटे छोटे अनेक क्षेत्रों में लोग राज करते थे। सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी अलग भाषा, अपने अपने धर्म, अपने अपने समुदाय, अपने अपने जीविकोपार्जन के साधन होते थे। इस तरह का उदाहरण हम हैम्बर्ग साम्राज्य को लेते हैं। ये ऑस्ट्रिया और हंगरी क्षेत्रों में विस्तृत था। यहाँ अनेक धर्मों, समुदायों, जातियों के लोग निवास करते थे। वे आपस में मात्र सम्राट के प्रति निष्ठा की भावना से ही एकता के सूत्र में बंधे थे। इसके अतिरिक्त ना उनकी कोई एकता की संस्कृति थी, ना कोई भाषा थी। लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे, अलग अलग जातियों के होते थे, अलग अलग धर्मों के होते थे, अलग अलग समुदायों के होते थे, सबकी अलग अलग संस्कृति होती थी। इस प्रकार उन लोगों में कोई एकता की भावना को मजबूत करने वाली ऐसे कोई तत्व नहीं थे जो लोगों को एक राष्ट्र बनाने में मदद करे। आइए हम देखते हैं राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। राष्ट्रवाद का निर्माण। कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, दो शब्द यहाँ आए, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग जैसा कि आप जानते हैं, राजा का परिवार, सामंत वर्ग कुलीन वर्ग के अंतर्गत आता था। इनके पास अकूत संपत्ति होती थी, ये ऐशो आराम से रहते थे। मध्य वर्ग जो तृतीय स्टेट से आते थे। मध्य वर्ग में व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी, वकील, अदालती कर्मचारी, शिक्षक, बैल आदि लोग समुद्रपारीय व्यापार से, अन्य तरीकों से जब काफ़ी धन अर्जित कर लिए तो अपने आप को ये लोग भी धनाढ़ महसूस करने लगे और सम्मान की भावना इनमें जागी। लेकिन जो सम्मान कुलीन वर्ग को प्राप्त था, ये सम्मान इन्हें प्राप्त नहीं थे। इन्हें कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे और मध्य वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था।
इस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निजी संपत्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये लोग आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए, जिसका परिणाम 1789 की क्रांति हुई थी। आइए देखते हैं उदारवाद। उदारवाद से तात्पर्य जब कई विभिन्न प्रकार के लोग आपस में एक दूसरे के विकास की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मिल मिलाकर चलते हैं, तो ऐसी जगह उदारवाद की व्यवस्था होती है। तो उदारवादी राष्ट्र के मायने, उदारवाद शब्द लिबरलिज्म का पर्याय है। लिबरलिज्म अंग्रेजी की लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ादी। नए मध्य वर्ग के लोग राष्ट्रवाद को अलग अर्थों में देखने लगे। स्वतंत्रता की चाहत उनके अंदर जागृत हुई। कानून के प्रति समान व्यवहार की उनमें भावना जागृत हुई, जो उन्हें प्राप्त नहीं थे। कुलीन वर्ग के लिए अलग कानून होते थे, मध्य वर्ग के लिए अलग कानून होते थे, जैसा कि आप फ्रांस की क्रांति में जान चुके हैं। 1789 के बाद उदारवाद निरंकुश शासन की समाप्ति चाहने लगा और विशेषाधिकारों कान संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में था, इसमें विश्वास करता था। 19वीं सदी में उदारवाद निजी संपत्ति की अनिवार्यता पर बल दिया। ये चाहने लगा कि निजी संपत्ति सबके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कानून की समानता, कानून की नज़र में सभी लोग समान होने चाहिए, लेकिन कानून की समानता से तात्पर्य नहीं था कि सबको मताधिकार, समान रूप से मताधिकार दे दिया जाए। मताधिकार, जैसा कि आप जानते हैं, क्रांति से पहले सभी लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं थे। क्रांति के बाद सक्रिय नागरिकों को मताधिकार मिला। सक्रिय नागरिक के रूप में आप जानते हैं कि जो व्यक्ति कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाता था, कर देता था, उसे ही मताधिकार प्राप्त हुआ, वही सक्रिय नागरिक कहलाया। जैकोबिन शासन में, जैकोबिनों के शासन में कुछ समय के लिए समस्त वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन नेपोलियन का शासन जब आया तो इसने सीमित मताधिकार की व्यवस्था कर दी। एक प्रकार से लोकतंत्रीय विचारधारा को धक्का लगा। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद मुक्त बाजार व्यवस्था और पूंजी आवागमन, निर्बाध रूप से पूंजी के आवागमन की व्यवस्था चाहता था, जिससे वाणिज्य और विनिमय का विकास हो। एक हम उदाहरण लेते हैं। उस समय नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारवादी कदमों से एक 39 राज्यों का महासंघ बना। इसमें सभी की अपनी अपनी मुद्रा और अपनी अपनी माप भार की इकाई थी, जिससे व्यापार में अनेक समस्याएं होती थी। 1835 का हम एक उदाहरण लेते हैं। हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में यदि एक व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में जाता था, उसे 11 नाकों से गुजरना पड़ता था, यानी कि 11 स्थानों पर अपने सामानों को चेक करवाना पड़ता था और उसे हर जगह 5% टैक्स देना पड़ता था। इससे व्यापार में बहुत समस्याएं होती थी। ऐले एक माप की इकाई थी। एक ऐले बराबर फ्रैंकफर्ट में 54.5 सेंटीमीटर, मेस शहर में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 55.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हर शहर में अलग अलग माप की इकाई, अलग अलग मुद्राएं व्यापार में बाधा उत्पन्न करते थे। 1834 में एक शुल्क महासंघ की स्थापना हुई। इसने व्यापार में
जो शुल्क अवरोध बनता था उसे समाप्त किया। और संघ बनने से पूर्व जितने राज्यों का संघ बना, इन राज्यों में लगभग 30 मुद्राओं का प्रचलन था। संघ बनने के बाद मात्र 2 ही मुद्राएं रह गई, जिससे व्यापार करने में थोड़ा सहूलियतें हुई। रेलवे की गतिशीलता ने जगह जगह रेलवे का जाल बिछ गया, आवागमन यातायात की सुविधा बढ़ी, जिससे रेलवे की गतिशीलता ने भी आर्थिक विकास में अपना सहयोग दिया। और आर्थिक उदारवाद ने राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में अपना सहयोग भरपूर प्रदान किया। धन्यवाद।